Hello, everybody. Welcome to the Commerce Room. So, we were doing the past year questions of Business Economics, BCom Semester 2. So, last class में हमने किया था Theory of Demand के most important questions and आज हम करेंगे Elasticity of Demand के past year questions. So, let's start it. Meaning of elasticity of demand. What is the price of elasticity of demand? Degrees of price of elasticity of demand. तो हम पहले देखते हैं कि elasticity of demand होता क्या है. Introduction. In economics, understanding consumer behavior is crucial for making informed decisions regarding the pricing, production and marketing. अब एक कंज्यूमर के बिहेवियर को जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एक प्रोडक्ट है उसको हमने कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे हमने डिजाइन करना है. One of the most important tools used to analyze the consumer behavior is the concept of elasticity of demand. अब एक कंज्यूमर के बिहेवियर को जानने के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो सबसे क्रूशियल होता है. इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ चेंजेस इन वेरियस फैक्टर्स इफेक्ट द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द प्रोडक्ट. अब कैसे फैक्टर्स चेंज करते हैं, कैसे इफेक्ट करते हैं डिमांड को, वो हमने इस चैप्टर में देखना है. यानी कि जो डिमांड है वो कैसे कैसे इफेक्ट होती है एंड कैसे हमें उससे कंज्यूमर के बिहेवियर का पता चलता है. मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Elasticity of demand refers to the degree of responsiveness or sensitivity of the quantity demanded of goods or services to change in the one of its determining factors such as price, income or the price related goods. यानी कि सो वो क्या बोल रहे हैं कि जो क्वांटिटी कितनी बढ़ रही है कितनी कम हो रही है बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स लाइक प्राइस, इनकम या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. तो क्वांटिटी यानी कि जो डिमांड की जो क्वांटिटी है वो कैसे बढ़ रही है या कम हो रही है, इसको हम जब देखते हैं तो हम उसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं. यानी कि डिमांड कैसे चेंज हो रही है प्राइस के कारण, इनकम के कारण या किसी भी फैक्टर के कारण, उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं. इन सिंपल टर्म्स इट टेल अस हाउ मच डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट. हाउ मच डिमांड, कितनी डिमांड किसी एक प्रोडक्ट की चेंज होगी इफ देर इज चेंज इन वन ऑफ इट्स इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर्स. अगर इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर्स जैसे कि प्राइस, इनकम या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज होंगे तो डिमांड कैसे चेंज होगी. सिंपली इसका मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब ये कुछ टाइप्स होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, वेरी इंपॉर्टेंट. पहले तो प्रिंसिपल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड द थर्ड वन इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स है. अब सबसे ज्यादा जो वाइडली यूज होता है वो होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नाम से समझ में आ रहा है कि डिमांड किसके बेसिस पे, प्राइस के बेसिस पे जब चेंज होती है उसको हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं. इज अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी टू चेंज इन इट्स प्राइस. किसमें चेंज हो रहा है? प्राइस में. यानी कि प्राइस के चेंज होने के कारण किसी भी एक कमोडिटी की डिमांड कितनी बढ़ रही है या कम हो रही है, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. It shows the proportionate change in the quantity demanded as a result of proportionate change in the price of the good. क्वांटिटी में और प्राइस में क्या फर्क आ रहा है इसको हम बोलते हैं क्वांटिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है पहले तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ठीक है जी. दिस इज द साइन ऑफ डिवीजन. ये जो बीच में साइन बना ना ये वाला, ये जो साइन है ये डिवीजन का साइन है. सो दिस इज इट्स फॉर्मूला. अब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को भी देखने के लिए फॉर्मूला होता है विच इज न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी इनटू 100. और चेंज इन प्राइस को देखने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है विच इज न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस इनटू 100. अब इस फॉर्मूले में एक ये भी फॉर्मूला होता है इसका, प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इनटू चेंज डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी. डेल्टा मींस चेंज. वो ऊपर कंफ्यूज नहीं होना, ये परसेंटेज चेंज है, ये जो है ये परसेंटेज चेंज है और इसमें जो है वो सिर्फ चेंज है. सो डेल्टा कब यूज होता है? जब सिर्फ चेंज होता है. सो डेल्टा क्यू इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्यू इज ओरिजिनल, डेल्टा पी इज चेंज इन प्राइस, पी इज ओरिजिनल प्राइस. अब डेल्टा यानी कि चेंज कैसे निकलता है? न्यू माइनस ओल्ड. नए में से पुराना माइनस करेंगे तो चेंज हमें पता चल जाएगा. सिंपल एज दैट. अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो इंटरप्रिटेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
प्राइस ऑफ डिमांड जो है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो जब 1 से बड़ी होगी तो उसको हम इलास्टिक बोलेंगे, जब 1 की इक्वल होगी तो यूनिटरी इलास्टिक बोलेंगे, जब 1 से कम होगी तो इन इलास्टिक, ठीक है, और जब 0 होगी तो परफेक्टली इन इलास्टिक, एंड जो इन्फिनाइट होगी वो परफेक्टली इलास्टिक। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आई विल एक्सप्लेन कि ये सारी चीजें कैसे आई हैं, बट फॉर द टाइमिंग यू हैव टू रिमेंबर दिस। डिग्री ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब डिग्री क्या होती है, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी कितना ज्यादा सेंसिटिव है, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी जो है हमारी डिमांड की वो कितनी ज्यादा सेंसिटिव है, ये हमें कौन बताता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्री। अब ये जो हमने ऊपर देखी थी ना, ये सारी डिग्रीज ही थी, इनको हम क्या बोलते हैं, डिग्रीज बोलते हैं, ये जो सारी थी। अब इनको हम डिटेल में करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि जब वो इनफाइनाइट हो, तो उसका मतलब क्या होता है। पहला पॉइंट, अ वेरी स्मॉल चेंज इन द प्राइस लीड्स टू एन इनफाइनाइट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस में छोटा सा चेंज हुआ हो, स्मॉल चेंज इन द प्राइस विच लीड्स टू इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है जी। यानी कि जब प्राइस किसी भी क्वांटिटी का थोड़ा चेंज हो बट उसकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा चेंज होगी हो। फॉर एग्जाम्पल एक कार हम ले लेते हैं, जो कार्स होती हैं अलग अलग मॉडल्स की, उनमें ज्यादा फर्क नहीं होता अगर कंपेयर किया जाए, कुछ थोड़ी सस्ती होंगी तो कुछ थोड़ी महंगी होंगी, बट उसका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, यानी कि बंदा पूरी तरीके से शिफ्ट कर लेता है। दैट इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक बट दैट इज एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक। यानी कि एक जो पर्सन है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है कार लेने के माइंड से, अगर कार थोड़ी भी उसके बजट के बाहर जाती है तो अ स्मॉल चेंज इन द प्राइस जिसमें डिमांड में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़े, सो दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये जो डिमांड कर्व है ये हॉरिजॉन्टल बनता है, और इसका जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है वो रेयरली लाइफ में होता है, यानी कि कभी भी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, यानी कि पीईडी है, ये कभी भी इनफाइनाइट चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट्स इन द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट्स अ हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ओके, अब है परफेक्टली इनलास्टिक। परफेक्टली इनलास्टिक यानी कि जब वो इक्वल्स टू 0। अब 0 क्यों होगा, इन इलास्टिक यानी कि इलास्टिक में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, इसमें क्या होगा, डिमांड बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, अगर परफेक्ट है तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। प्राइस थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, प्राइस चेंज हो सकता है, बट जो डिमांड है वो हमेशा सेम रहेगी। इसका कौन सा बनता है, वर्टिकल डिमांड कर्व। अब रिलेटिवली इलास्टिक, ऊपर क्या था, परफेक्टली इलास्टिक, ये है सिर्फ इलास्टिक या रिलेटिवली इलास्टिक, सो दैट इज मोर देन 1। अब उसमें क्या था, वहां पे स्मॉल चेंज इन द प्राइस के कारण इनफाइनाइट चेंज इन डिमांड होती थी, यहाँ पे बस इनफाइनाइट की जगह लार्जर चेंज इन डिमांड आ जाएगा। प्राइस अभी भी थोड़ा सा ही चेंज होगा बट इसमें जो है बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में चेंज हो जाएगा। ऊपर था इनफाइनाइट यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स, यानी कि ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो चेंज होगी, बट इसमें जो क्वांटिटी है वो लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की बढ़ जाती है। द डिमांड कर्व इज रिलेटिवली फ्लैटर। ये क्या होता है, फ्लैटर होता है। कंज्यूमर्स में हैव कंज्यूमर्स आर वेरी रिस्पॉन्सिव टू द प्राइस चेंजेस। जो कंज्यूमर है वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं, यानी कि अगर प्राइस थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो वो सामान लेना या तो बंद कर देते हैं या सामान लेना और ज्यादा शुरू कर देते हैं, अगर जो प्राइस है वो कम हो जाए। सो दिस इज वेरी रिस्पॉन्सिव। अब है इन इलास्टिक डिमांड यानी कि लेस देन 1 हो। अब लेस देन 1 कब होगा, हमने इलास्टिक में क्या देखा था कि डिमांड बिल्कुल ही नहीं चेंज हो रही, वो है परफेक्टली इन इलास्टिक। यहाँ पे बहुत थोड़ी चेंज होती है, वेरी लेस चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, और प्राइस जो है वो थोड़ा सा चेंज होता रहता है। इसका जो कर्व है वो स्टीपर होता है एंड ये इतना रिस्पॉन्सिव नहीं होता प्राइस के मामले में। लाइक इसमें बेसिक नेसेसिटीज होगी, सॉल्ट, शुगर एक्सेट्रा। अगर शुगर या सॉल्ट की जो प्राइस है वो थोड़ी सी इधर उधर हो जाए, बट जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो इन इलास्टिक होने के कारण हमारे पास बहुत सारे उसकी यानी कि बेसिकली पॉइंट इज कि उसका कोई वो भी नहीं होता, यानी कि सब्सटीट्यूट नहीं होता। नेक्स्ट इज यूनिटरी। यूनिटरी मीन्स इक्वल्स टू 1, जिसमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड प्रोपोर्शनेट हो, यानी कि सेम हो, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। The percentage change in the demand equals to the percentage change in the price. Some goods over a certain price range, rectangular, hyperbola. Okay. So factors
ओके, ये हम बाद में करेंगे, फैक्टर्स ये आगे का अलग टॉपिक आएगा, इंपॉर्टेंस भी हम करेंगे आगे। कंक्लूजन, अंडरस्टैंडिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, स्पेशली द प्राइस इलास्टिसिटी, इज वाइटल फॉर बोथ। इट प्रोवाइड्स इंस्टेंट टू द कंज्यूमर बिहेवियर, हमें कंज्यूमर के बिहेवियर का पता चल जाता है, एंड हम उसको रिफ्लेक्टिवली रिफाइन करते हैं, एंड हम हाईलाइट करते हैं जो चीजें एक पॉइंट पे आके छूट गई थी। Which varies from one commodity to another. By mastering this concept, one gains a powerful and analytical tool in the economics. अब क्या बोल रहे हैं, अगर हम एक दूसरे के जो रिस्पॉन्सेज है अगर हम उनकी रिस्पेक्ट करें तो हम लॉन्ग टर्म में ही ऐसे चल सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो फैक्टर्स होते हैं, यानी कि जो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो डिमांड की जो प्राइस होती है या जो डिग्रीज है, हमने वो सारी चेक की। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज measurement of price elasticity of demand. Price of elasticity of demand can be measured in several ways. Each method provides insights to the sensitivity of the demand in response to the price changes depending upon the available data and context. यानी कि वो बोल रहे हैं कि जो मेजरमेंट है प्राइस इलास्टिसिटी की, वो बहुत सारे तरीकों से हम ढूंढ सकते हैं, एंड जो हर एक मेथड है वो ये बताता है कि डिमांड कैसी है हमारी। सो पहला मेथड है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें रेवेन्यू भी होती है और प्राइस भी होता है। नेक्स्ट इज परसेंटेज मेथड, इसमें प्राइस और क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट इज पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, इसमें एक पॉइंट पे हमने इलास्टिसिटी को मेजर करना है। आर्क इलास्टिसिटी मेथड, इसमें एक फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर हमने इसमें मेजर करना है। एंड रेवेन्यू मेथड, जिसमें हमने रेवेन्यू के साथ मेजर करना है। सो दीज आर द फ्यू मेथड्स। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ये किसने दिया था, अल्फ्रेड मार्शल ने। इसका कंसेप्ट क्या है, यानी कि इसमें टोटल एक्सपेंडिचर, सो this method is based upon the change in the total expenditure or total revenue when the price of the commodity changes. जब एक commodity का प्राइस चेंज होता है तो उसकी टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल रेवेन्यू भी चेंज होती है। टोटल एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। सो दिस इज टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल रेवेन्यू। तो जब प्राइस के साथ साथ ये दोनों चीजें भी चेंज होती हैं, सो दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें इलास्टिक डिमांड, यानी कि मोर देन वन, ये हमने ऊपर भी पढ़ा है, ये कब होगी, जब प्राइस जो है वो फॉल करेगा और जो टोटल एक्सपेंडिचर है, फॉल इन प्राइस इंक्रीज टोटल एक्सपेंडिचर, इसमें क्या होगा, इंक्रीज क्या हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर, या प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, या राइज इन प्राइस डिक्रीज इट। जो प्राइस है जब वो कम होगा तो जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब फॉर एग्जाम्पल एक चीज 100 रुपए की है तो हम उसको कम खरीदेंगे, और जब वो 50 रुपीज की हो जाएगी तब हम उस पर एक्सपेंस ज्यादा करेंगे। सो दैट इज इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड यानी कि जब जो प्राइस है वो फॉल होता है तो डिक्रीज इन द टोटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। अगर प्राइस भी फॉल होगा तो एक्सपेंस भी हमारा फॉल हो जाएगा, दैट इज इन इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यानी कि जब इक्वल्स टू 1 होती है, जहाँ पे एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता प्राइस के चेंज होने से। सो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या बोल रहा था कि प्राइस के बढ़ने या घटने से हमारा खर्चा, यानी कि हमारा एक्सपेंस या हमारी रेवेन्यू जब घटती या बढ़ती है, दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। आई होप इट्स क्लियर। अब इसकी एग्जाम्पल, पहले जो प्राइस था वो 10 था, फिर वो 8 हो गया। पहले हम कम क्वांटिटी में खरीद रहे थे, अब हम ज्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, यानी कि 50 रुपीज और फिर 56 रुपीज हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है ये हमारा बढ़ गया। ऑब्वियसली ये पहले 50 था फिर 56 हो गया, यानी कि बढ़ा। तो ये क्या हो गया, इलास्टिक डिमांड। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज प्रोपोर्शन मेथड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोपोर्शन मेथड, जिसको हम परसेंटेज या रेशियो मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या है फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस के कारण कैसे चेंज होते हैं, यानी कि सपोज एक चीज का प्राइस पहले कुछ था फिर उसका प्राइस कुछ और हो गया, तो हमारी डिमांड में उससे कैसे फर्क पड़ा, दैट इज प्रोपोर्शन मेथड। इसका एक और फॉर्मूला होता है क्या, प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इनटू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी। अब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो हमने फॉर्मूला देखा
जस्ट अ सेकेंड। ये जो हमने फॉर्मूला देखा है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसका जो फॉर्मूला है ये होता है न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी इनटू 100। और जो चेंज इन प्राइस है यानी कि जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, इसका फॉर्मूला क्या होता है न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस इनटू 100। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि पेपर में आ सकता है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि ये सब में सेम ही होगी कि जब मोर देन वन होगा तो इलास्टिक, जब लेस देन वन होगा तो इनइलास्टिक, एंड जब इज इक्वल्स टू वन होगा तो वो होगा यूनिटरी। ये सब में सेम ही आएगा। अब इसमें वो बोल रहे हैं कि अब इन्होंने बताया है कि पॉइंट इलास्टिसिटी क्या होती है। वो तो बस इतना ही था कि परसेंटेज वाला, कि जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस जब चेंज होती है तो उससे कैसे इफेक्ट पड़ता है डिमांड पे। अब है पॉइंट इलास्टिसिटी, इसको हम प्रोविडेंट इलास्टिसिटी मेथड भी बोलते हैं। जब एक स्पेसिफिक पॉइंट पे डिमांड कर्व के चेक किया जाए डिमांड, सो दैट इज पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसमें जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होगा। तो जो पीईडी यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है वो एक पॉइंट पे डी क्यू डिवाइडेड बाई डीपी होगा। ये इसका डेरिवेटिव है यानी कि इसका स्लोप है ऑफ द डिमांड फंक्शन। तो इसमें पी है दैट इज प्राइस एंड क्यू जो है वो क्वांटिटी यानी कि डेरिवेटिव क्वांटिटी डिवाइडेड बाई डेरिवेटिव प्राइस। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये इतना एग्जाम में आता नहीं है बट यू हैव टू study this. This is used for infinitesimal changes in the price and is most common in the calculus-based economics. अब इसकी यूजफुलनेस कहाँ पे है, जो लीनियर और नॉन लीनियर डिमांड कर्व्स होते हैं उसमें अप्लाई हो जाता है एंड इलास्टिसिटी लार्ज चेंजेस इन प्राइस से वो फाइंड कर देते हैं। अगर प्राइस थोड़ा सा भी चेंज होगा तो हमें पता चल जाएगा डिमांड के बारे में। सो दैट इज पॉइंट इलास्टिसिटी। Next one is arc elasticity. Arc elasticity is used when there is finite change in the price and the quantity between the 2 points on the demand curve. It measures the average elasticity over the range. एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक कैसी डिमांड जा रही है दैट इज आर्क इलास्टिसिटी। ये सारा इसका फॉर्मूला है जिसमें P1 है और जो P2 है तो वो इनिशियल प्राइस और फाइनल प्राइस एंड Q1 Q2 इनिशियल क्वांटिटी एंड फाइनल क्वांटिटी। अब इसकी यूजफुलनेस कहाँ पे, ये रियल वर्ल्ड जो डाटा होता है इसमें हेल्प करता है। जब लार्ज चेंज इन द प्राइस हो तब ये काम आता है एंड ये एम्पिरिकल इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज में भी ये फॉर्मूला काम आते हैं। नेक्स्ट इज रेवेन्यू मेथड। दिस मेथड इज यूज्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द मार्जिनल रेवेन्यू एंड द एवरेज रेवेन्यू। अब इसमें एमआर और ईआर का कंसेप्ट आ गया है। वी जस्ट नीड टू रिमेंबर कि टोटल रेवेन्यू है वो होती है प्राइस इनटू क्वांटिटी एंड जो पीईडी है यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है वो होती है एवरेज रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू, जिसमें एवरेज रेवेन्यू जो है वो प्राइस की इक्वल होता है एंड जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो चेंज इन द टोटल रेवेन्यू ड्यू टू 1 यूनिट इंक्रीज इन द आउटपुट के इक्वल होता है। ये हमने याद करके चीजें चलनी है। अगर एम आर मोर देन है तो ऑब्वियसली ये इलास्टिक होगा, अगर लेस देन है तो ये इनइलास्टिक होगा एंड अगर इज इक्वल्स टू 0 है उसमें क्या था पीडी में इज इक्वल्स टू 1, अब इसमें क्या इज इक्वल्स टू 0 सब में तो वो यूनिटरी हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब इसकी यूजफुलनेस कहाँ पे है, जो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है एंड जो मोनोपोली प्राइसिंग मॉडल्स हैं ये उसमें काम करते हैं एंड जो है ये इलास्टिसिटी और रेवेन्यू के उसमें हमें हेल्प करते हैं उसको समझने में, रिलेशनशिप को समझने में। सो दिस वाज अबाउट द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनका कंक्लूजन क्या है, जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है जिसमें रेवेन्यू और प्राइस होता है वो एक सिंपल सा मेथड है। जो प्रोपोर्शन मेथड है वो बहुत थ्योरेटिकल है एंड वो वाइडली यूज्ड इन एग्जाम्स, एज आई सेड कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पॉइंट इलास्टिसिटी है जब वो स्मॉल चेंजेस होते हैं प्राइस में तब यूज होते हैं। आर्क इलास्टिसिटी रियल वर्ल्ड डाटा में यूज होता है एंड जब लार्ज चेंज होता है प्राइस में तब वो काम आता है। और जो रेवेन्यू मेथड है वो फर्म के डिसीजन मेकिंग के लिए काम आता है बिकॉज उससे हमें रेवेन्यू का एनालिसिस मिलता है। सो इस मेथड से क्या होगा कि जो इकोनॉमिस्ट है या जो बिजनेसमैन है या जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो कंज्यूमर का बिहेवियर एनालाइज करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लेंगे। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ये थोड़ा इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है
If you want to read, you can, but we have already completed it. So हम next question पे चलेंगे. Next question is factors determining the price elasticity of the demand. अब कौन से फैक्टर्स हमें बताते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? फिर से उन्होंने डेफिनेशन दी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, ये डिग्री होती है जो रिस्पॉन्सिवनेस या सेंसिटिविटी बताती है डिमांड की, कि डिमांड प्राइस के बढ़ने या घटने से कैसे चेंज होता है. सो पहला इसका रीजन है नेचर ऑफ कमोडिटी. नेचर ऑफ कमोडिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. Whether it is a necessity, comfort or luxury greatly influence the price elasticity of the demand. अब जो एक इलास्टिक होती है, यानी कि जो प्राइस इलास्टिसिटी को जब हम मोर देन वन कब बोलते हैं, व्हेन इट इज इलास्टिक. एंड ये इलास्टिक तब होती है जब हम प्राइस के थोड़ा सा भी चेंज होने पे बहुत ज्यादा डिमांड जो है वो इफेक्ट होती है. एंड इट हैपेंस इन द केस ऑफ लग्जरीज. जो नेसेसिटी होती है उसके केस में बहुत ज्यादा इनइलास्टिक होती है. फॉर एग्जाम्पल, अब सपोज एक मेडिसिन है, वो मेडिसिन पहले 10 रुपीज की थी, ठीक है, अब वो बढ़ के 20 रुपीज की होगी, फिर वो 30 की होगी, 40 की होगी, 50 की होगी, पर स्टिल इट्स अ नेसेसिटी, उसकी डिमांड कभी भी चेंज नहीं होगी. सो दैट इज इनइलास्टिक. अब जो लग्जरी है, अब लग्जरी सपोज एक लग्जरी जो कार्स होती है उनका जो प्राइस है वो चाहे थोड़ा थोड़ा ही घटता है, यानी कि थोड़ा बहुत चेंज होता है उसमें, बट स्टिल वो जो कार की डिमांड है वो बहुत ज्यादा, यानी कि बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अब जो कार थी कि हमने जो मॉडल डिसाइड किया था कार का, वो हमारे बजट से बहुत ज्यादा महंगा निकला, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि चलो कोई बात नहीं, हम ना अभी टू व्हीलर ले लेते हैं, यानी कि बाइक है कुछ एक्टिवा वगैरह ले लेते हैं, कार अभी रहने देते हैं. या अगर हमारा बजट थोड़ा भी हिला तो हम ये बोल सकते हैं कि हम ना उबर से चले जाया करेंगे. सो दैट इज इलास्टिक. तो जो नेसेसिटीज होती हैं जिनका कोई भी सब्सिट्यूट नहीं होता, दीज आर इनइलास्टिक. एंड जिनका सब्सिट्यूट होता है, बहुत ज्यादा सब्सिट्यूट्स होते हैं, हम एक नहीं तो दूसरा तो यूज कर ही सकते हैं, दैट इज इलास्टिक. आई होप इट्स क्लियर. अब जो कंफर्ट क्या होते हैं, एक कंफर्ट की जो आइटम्स होती हैं वो मोर मॉडरेट इलास्टिसिटी पे डिपेंड करती है, यानी कि वो होती है मॉडरेट इलास्टिक, यानी कि वो जो कंज्यूमर की प्रेफरेंस है या कंज्यूमर की इनकम है उस पर डिपेंड करती है. सो द आइटम्स विच आर नेसेसिटीज आर इनइलास्टिक बिकॉज उनका प्राइस चाहे जितना मर्जी बढ़ जाए हम फिर भी उसको खरीदेंगे. जो लग्जरीज है उनका प्राइस चाहे थोड़ा सा भी बढ़ जाए हम उनको लेने का ऑप्शन कैंसिल कर देंगे. एंड जो कंफर्ट्स है वो मॉडरेटली इलास्टिसिटी होती है उनमें, बिकॉज वो हमारी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होते हैं. सो दीज आर द नेचर ऑफ कमोडिटी. नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट. अब जो क्लोज सब्सटीट्यूट्स है, यानी कि सब्सटीट्यूट मीन्स अगर ये नहीं तो ये, दैट इज सब्सटीट्यूट, जिसको हम रिप्लेस करते हैं एक दूसरे के साथ. जब बहुत ज्यादा हमारे पास सब्सटीट्यूट होंगे, जब मेनी सब्सटीट्यूट्स हमारे पास अवेलेबल है, तो हम हाईली वो चीज इलास्टिक होती है. एंड जो जिस पे कोई भी सब्सटीट्यूट एज सच नहीं होता वो इनइलास्टिक होती है. द ग्रेटर द नंबर इन द क्लोजनेस ऑफ सब्सटीट्यूट द मोर द इलास्टिक द डिमांड. नेक्स्ट इज गुड्स विद द डिफरेंट यूज. अब जिन गुड्स के यूज जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिल्क हो गया. मिल्क हम किसके लिए यूज करते हैं, मेकिंग टी और कॉफी, कुकिंग, प्रिपेयरिंग स्वीट्स. और मिल्क का जो प्राइस है जब बढ़ जाता है तो कंज्यूमर माइट रिड्यूस इट्स यूज इन द नॉन एसेंशियल एरियाज. हम जो है वो नॉन एसेंशियल एरियाज में उसका यूज बंद कर देंगे. जो जो तो हमें चाहिए वो तो चाहिए है फिर, बट जो नॉन एसेंशियल है वो हम बंद कर देंगे. इन contrast, goods with a single essential use will have the inelastic demand. जिनके बहुत ज्यादा यूजेस होते हैं दैट आर इलास्टिक, एंड जिनका सिंगल यूज होता है दैट इज इनइलास्टिक. नेक्स्ट इज पोस्टपोनमेंट ऑफ द यूज, यानी कि द पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनिंग द यूज ऑफ द कमोडिटी अफेक्ट्स द इलास्टिसिटी. अब एक चीज है, हम उसका यूज पोस्टपोन कर सकते हैं या नहीं, इस पे भी इलास्टिसिटी डिपेंड होती है. इफ द कंजम्पशन ऑफ द गुड कैन बी पोस्टपोन, द डिमांड इज इलास्टिक. And if the consumption is not postponed, then it is inelastic. अब जो कार है, अब सपोज हमारा जो कार का प्राइस है वो हमारे साथ नहीं मैच हो रहा, सो हम उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, यानी कि हम कार बाद में खरीद सकते हैं. सो दैट इज इलास्टिक. और जो मेडिसिन है, यानी कि जो मेडिसिन पहले 10 रुपए की थी, फिर 20 रुपए की होगी, फिर 30 रुपए की होगी, अब जब हमें मेडिसिन चाहिए तो मीन्स हमें चाहिए, सो दैट इज इनइलास्टिक. The greater the possibility of postponing a purchase, the more the elastic the demand is.
इनकम ऑफ द कंज्यूमर, द लेवल ऑफ द इनकम ऑल्सो प्लेज अ रोल इन डिटरमाइनिंग। जब हाई इनकम होगी कंज्यूमर की, अ चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स मे नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द डिमांड, लीडिंग टू इन इलास्टिक डिमांड। यानी कि वो कह रहे हैं कि जब हमारी इनकम बहुत ज्यादा हाई होगी तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा कि हम क्या जो है वो गुड्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे, हमारी जो डिमांड है वो इफेक्ट नहीं होगी, यानी कि हम गुड्स हमारा खरीदते रहेंगे। सो दैट इज इन इलास्टिक। बट ऑन द सेम केस जो लो इनकम है ना, कि जो लोग नहीं ज्यादा परचेज कर सकते, उनके लिए क्या होगा कि वो सामान लेना कम कर देंगे, वो डिमांड करनी बंद कर देंगे। सो दैट इज इलास्टिक डिमांड। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन वेरी across the different income groups for the same product. नेक्स्ट इज हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। अब जो कमोडिटीज हैप्चुअल नेसेसिटीज होती हैं वो इनलास्टिक होती हैं। फॉर एग्जांपल टी, कॉफी, सिगरेट्स। ठीक है, जो चीजें नेसेसिटी होती हैं, मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में भी यही समझाया था, द वन विच आर नेसेसिटीज आर इनलास्टिक, एंड जो नॉन हैबिट फॉर्मिंग है, यानी कि अगर हम वो नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, दैट इज इलास्टिक। नेक्स्ट इज प्रोपोर्शन ऑफ द मनी स्पेंड ऑन द कमोडिटी। अब अगर लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इनकम हम किसी चीज पे स्पेंड कर रहे हैं तो दैट इज इलास्टिक, एंड जो गुड्स में स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम लगता है दैट इज इन इलास्टिक। जो हमने मेडिसिन और कार वाली एग्जांपल भी देखी थी, कार जो थी उसमें लार्ज इनकम हमारी जा रही थी तो दैट इज इलास्टिक, एंड जो मेडिसिन थी जिसपे स्मॉल प्रोपोर्शन जा रहा था दैट इज इन इलास्टिक। अब वो हम कार और मेडिसिन की एग्जांपल को हर एक पॉइंट में लगा सकते हैं एंड वी कैन रीचेक कि क्या ये पॉइंट मैच हो रहा है या नहीं, एंड इफ यू सी हर पॉइंट उस कार एंड मेडिसिन वाली चीज से मैच कर रहा है पॉइंट। नेक्स्ट इज लो प्राइस आइटम्स। जो लो प्राइस आइटम्स हैं सेम एज मेडिसिन, वो इनइलास्टिक होगी, एंड जो हाई प्राइस आइटम्स हैं कार वगैरह होगी दैट इज इलास्टिक। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। शॉर्ट रन में डिमांड टेंड्स टू बी इनइलास्टिक, यानी कि शॉर्ट रन में जो हमारी नीड्स होती है वो इनइलास्टिक होती है। अब जो चाय, कॉफी या मेडिसिन होगी हमारे हमें शॉर्ट रन के लिए चाहिए होती है, यानी कि हम एक बार ही ले लेंगे, फिर दोबारा भी हम ले सकते हैं, फिर दोबारा भी ले सकते हैं। पर जो लॉन्ग रन में, जैसे कि कार होगी, कार हम रोज ना चेंज करते, सो दैट इज इलास्टिक। नेक्स्ट इज जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड रेफर्स टू द गुड्स दैट आर यूज्ड टुगेदर, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जैसे कि कार और पेट्रोल। अब अगर एक गुड का प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड फॉर बोथ द गुड्स में डिक्रीज, तो दोनों की डिमांड कम हो जाएगी। स्पेशली जो कार का है वो जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो शो कर रहा है फॉर द एसोसिएटेड प्रोडक्ट, यानी कि अगर सपोज पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो लोग कार भी कम खरीदेंगे और पेट्रोल भी कम ही डलवाएंगे। सो दिस इज जॉइंट डिमांड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आई होप दिस ऑल पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। सो हमने देखा कि जो कार है और जो मेडिसिन है ये बहुत ही एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स हैं इलास्टिक डिमांड की और इनइलास्टिक डिमांड की। आई रिपीट वंस अगेन, इलास्टिक डिमांड वो होती है जिसपे हम जो प्राइस है वो चाहे थोड़ा बहुत चेंज हो बट हमारी डिमांड बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कार, एंड जिसमें हमारे पास जो सब्सटीट्यूट्स है वो बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हैं, दैट इज इलास्टिक। एंड जो इन इलास्टिक होती है, यानी कि जिसमें प्राइस तो बहुत ज्यादा चेंज होता है बट हमारी डिमांड पे आज सच खासा कुछ फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन 10 से 50 रुपए की होगी, 50 से 100 रुपए की होगी, 100 से 200 रुपए की होगी, फिर भी हमारी जो मेडिसिन है वो एक नेसेसिटी है, यानी कि उसका कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है या बहुत कम सब्सटीट्यूट्स है। सो दैट इज इन इलास्टिक। आई होप दीज ऑल पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अब इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है? जो डिमांड इनकम के ऊपर डिपेंड करती है दैट इज इनकम इलास्टिसिटी, यानी कि मेरी एग्जांपल मेरी जो इनकम है वो ज्यादा नहीं है तो मैं ज्यादा स्पेंड नहीं कर पाऊंगी, और मेरी अगर इनकम बहुत ज्यादा है तो मैं आराम से स्पेंड कर सकती हूँ। इनकम जो इलास्टिसिटी है एक बहुत ज्यादा क्रूशियल कंसेप्ट इकोनॉमिक्स में, जो मेजर करते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, सेम वही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन दी गई हुई है। अब इसमें इनकम का है तो इसमें क्या होगा, जो गुड्स एंड सर्विसेज है, यानी कि जो डिमांड है, डिमांड के साथ साथ हम क्या करेंगे, डिमांड के साथ साथ हम कंपेयर करेंगे इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो जैसे जैसे इनकम में चेंज आएगा वैसे वैसे डिमांड में भी चेंज आएगा। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफाइंस एज अ परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड, या परसेंटेज चेंज इन द कंज्यूमर की इनकम, यानी कि कंज्यूमर जो कंज्यूमर की इनकम है या जो एक बंदा जो डिमांड कर रहा है वो कैसे चेंज होती है साइड बाय साइड, वो हमें बताया गया है। फॉर्मूला फॉर द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये फॉर्मूला है, ये मैं आपको
एक जो पीडीएफ है मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, तो ये उसमें मैं फॉर्मूला यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। इसमें जो डेल्टा है वो है चेंज इन क्वांटिटी यानी कि डेल्टा क्यू यानी कि चेंज इन द क्वांटिटी, डेल्टा वाई है वो चेंज इन इनकम है, जो क्यू है वो इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड है, जो वाई है वो इनिशियल इनकम है। इंटरप्रिटेशन ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऊपर क्या हमने देखा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो भी हमने जीरो के साथ देखा था। अब हम देखेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये भी हम जीरो के साथ देखेंगे। जो मोर देन जीरो है वो इंक्रीज होगी इनकम के साथ, जो लेस देन जीरो है वो डिक्रीज होगी इनकम के साथ, एंड जो इक्वल टू जीरो है उस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब क्या टाइप्स होते हैं इनके, पहला तो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि नॉर्मल गुड्स। When the income elasticity of the demand is positive, it means that the consumer income rises and the demand for the goods also rises. जब इनकम भी बढ़ती है एंड डिमांड भी हमारी जो है वो बढ़ती है, दैट इज पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको हम नॉर्मल गुड्स भी बोल देते हैं। नेक्स्ट इसका एग्जांपल है क्लोथ्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, यानी कि इसमें जो कंज्यूमर की जो इनकम है, फॉर एग्जांपल मेरी इनकम जो थी पहले मेरे को सैलरी आती थी 50,000 पर मंथ, अब मेरे को आ गई 80,000 पर मंथ, तो ऑब्वियसली मेरी जो डिमांड है गुड्स की वो भी इंक्रीज हो जाएगी। इसमें हम क्लोथ इलेक्ट्रॉनिक्स या ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इज यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। When the percentage change in the demand is equals to the percentage change in the income, जितनी जितनी इनकम चेंज हो रही है उतनी उतनी डिमांड भी जब चेंज होगी, दैट इज यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब है इनकम इलास्टिसिटी लेस देन वन या पॉजिटिव है, बट जो है वो पॉजिटिव है तो वो हमारी नेसेसिटी होगी। व्हेन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव बट लेस देन वन, इसमें क्या होगा कि जो हमारी डिमांड है यानी कि जो हमने चीजें परचेज करनी है, हमारी डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी, बट विद स्लोअर देन दैट ऑफ द इनकम। हमारी इनकम अभी इतनी नहीं कम होगी जितनी हमारी डिमांड कम हो जाएगी, दैट इज व्हेन इट इज लेस देन वन बट पॉजिटिव। इसमें यूजुअली नेसेसिटीज आती हैं एंड जो इनकम चेंज होते हैं वो स्लाइटली इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन। अब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन कब होती है, when the income elasticity is greater than one, the demand increases more than the proportionately to income changes. These are the luxury goods. इसमें क्या होगी कि डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी और जो इनकम में है इनकम जो है वो भी चेंज होगी। These are the goods are called the luxury goods. इनको हम luxury goods भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें हो गया कार, एयर कंडीशनर, ब्रांडेड ज्वेलरी एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि इंफीरियर गुड्स की होती है यानी कि जो लेस देन वन होती है। इसमें इनकम हमारी चाहे इंक्रीज हो रही हो पर हमारी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाती है फॉर द गुड। दीज आर नोन एज द इंफीरियर गुड्स, यानी कि हमारी जो इनकम है वो इंक्रीज हो गई है बट हम जो डिमांड कर रहे हैं वो हमारी जो गुड्स है वो इंफीरियर जो गुड्स है वो उनकी कम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जब हमारी इनकम बढ़ जाती है तो हम जो खराब सामान है वो कम लेते हैं। खराब ऐसा कोई सामान होता नहीं है बट जिसको हम लो क्वालिटी सामान बोल देते हैं वो हम फिर उसके बाद नहीं लेते। सो दैट इज नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट इज जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें क्या होता है कि इट मीन्स द चेंजेस इन द इनकम हैव नो इफेक्ट, यानी कि इनकम पे नो इफेक्ट है बट जो डिमांड फॉर द गुड है, इट मीन्स चेंजेस इन द इनकम हैव नो इफेक्ट ऑन द डिमांड, यानी कि जो इनकम है ओके सो इसमें वो बोल रहे हैं कि जो इनकम है वो चेंज हो रही है बट डिमांड पे उसका कोई असर नहीं हो रहा, दैट इज जीरो इनकम इलास्टिसिटी। इसमें जो नेसेसिटीज है उसका मेन एग्जांपल है, यानी कि इनकम तो हमारी बढ़ घट रही है बट हमारे जो डिमांड है वो वही की वही है। सो ये क्या थे, ये थे टाइप्स ऑफ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। पहले पॉजिटिव जिसमें था कि कंज्यूमर की इनकम जब राइज होती है तो डिमांड भी वो और ज्यादा करने लगता है। नेक्स्ट था यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी जिसमें था कि जो चेंज इन डिमांड है वो इक्वल्स टू किसकी होगी,
परसेंटेज चेंज इन इनकम के, यानी कि यूनिटरी 1 = 1 या = 0 जो भी था। फिर इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 1, जिसमें डिमांड तो इंक्रीज हो रही है बट जो हमारी इनकम है वो स्लोअर रेट से इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट इज इनकम इलास्टिसिटी, जिसमें डिमांड इंक्रीज हो रही है बट हमारी जो इनकम है वो प्रोपोर्शनेटली चेंज भी हो रही है। नेगेटिव, जिसमें इंक्रीज इन द इनकम एंड डिक्रीज इन द डिमांड है। देन जीरो, जिसपे इनकम का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। सो दीज वर द टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। पहले तो बिजनेस डिसीजन मेकिंग, कंपनीज जो होती हैं वो इनकम इलास्टिसिटी को एनालाइज करती हैं एंड फिर वो ये प्रिडिक्ट करते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड कैसी होगी, यानी कि प्रोडक्ट्स विल चेंज एज अ कंज्यूमर इनकम चेंज, हेल्पिंग विद प्रोडक्शन प्लानिंग एंड प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। तो वो ये सोचते हैं कि अगर बंदे की जो एक इनकम है वो बढ़िया घट रही है तो उसके अकॉर्डिंग वो सामान खरीद या बेच रहा है। तो इट मीन्स कि हमें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो गवर्नमेंट हो वो भी यूज करते हैं कंजम्पशन पैटर्न को देखने के लिए, जो कि इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो चीजें देखने के लिए गवर्नमेंट को भी जरूरत पड़ती है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखने की। टैक्सेशन एंड वेलफेयर help predict how tax changes or the social welfare programs affect the consumption of the different goods। अब अगर टैक्स में चेंज आ जाएगा तो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे वो भी हमें इसी से पता चलता है। मार्केट सेगमेंटेशन, फर्म्स क्लासिफाई गुड्स इनटू नेसेसिटीज, लग्जरीज एंड इंफीरियर टू टारगेट द मार्केटिंग एफर्ट्स एफिशिएंटली। अब जो लोग हैं जो बेचने वाले हैं वो नेसेसिटी, लग्जरी और इंफीरियर आइटम्स में डिवाइड कर देते ताकि लोग खुद ही अपने से डिसाइड कर लें अकॉर्डिंग टू देयर इनकम, वो ज्यादा एफिशिएंटली ज्यादा इफेक्टिवली काम करें। अब इसकी एग्जांपल क्या है। पहले तो राइस की जो इनकम इलास्टिसिटी थी वो थी 0.3। राइस एक नेसेसिटी गुड्स है, इसकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है विद इंक्रीज इन इनकम। जो कार है वो एक लग्जरी गुड है, डिमांड तो बढ़ रही है मोर देन प्रोपोर्शनेटली विद द इनकम। जितनी इनकम बढ़ रही है उतनी डिमांड नहीं बढ़ रही है, जितनी इनकम घट रही है उतनी डिमांड नहीं बढ़ रही। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसको हम इंफीरियर गुड मानते हैं एंड ये डिमांड जो है इसकी फॉल हो जाती है जब भी एक बंदे की इनकम बढ़ती है। सॉल्ट एक एसेंशियल गुड है जिसकी वो डिमांड है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी किसी भी घर में। अब है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पहला है एंगल कर्व। This curve shows a relationship between the income and the quantity demanded, कि income और quantity demanded में relationship show करता है। पॉजिटिव होता है जब ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है, इसका मतलब क्या है, डिमांड राइजेस विद द इनकम, यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ी डिमांड भी बढ़ गई। नेक्स्ट इज नेगेटिव, नाम से समझ में आ रहा है, दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसमें जो डिमांड है वो फॉल हो जाएगी जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी, यानी कि हम जो इंफीरियर गुड्स है वो हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट इज जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि इसमें वर्टिकुलर एंगल कर्व है। दैट मीन्स कि जो डिमांड है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इनकम चाहे बढ़ती या घटती रहे। ठीक है, इसमें था डिमांड राइजेस विद इनकम, इसमें था डिमांड फॉल्स एज राइज इनकम, यहाँ पे इनकम विल चेंज। अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब कौन कौन से फैक्टर्स है, पता टाइप ऑफ गुड हमने ऊपर भी देखा था, नेसेसिटी, लग्जरी, इंफीरियर। इनकम लेवल, इनकम कितनी है उस पर तो ऑब्वियसली इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो इनकम लेवल तो हम चेक करेंगे ही। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट्स, कितने सब्सिट्यूट्स है कितने नहीं है ये भी हमने ऊपर वाले में चेक कर लिया। टाइम पीरियड, यानी कि वो कितनी देर के लिए यूज किया जा रहा है, यानी कि वो हैबिट बन चुका है या ज्यादा ज्यादा दिनों बाद वो यूज किया जाता है। सो दीज वर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस, क्या है इसकी, ये अज्यूम कर लेते हैं कि अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है, जो कि ऐसा नहीं होता। डिफिकल्ट टू मेजर प्रिसाइजली ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग इनकम एंड डिमांड, क्योंकि डिमांड हम हर टाइम घटती रहती है तो डिफिकल्ट हो जाता है मेजर करना। इट मे वेरी ओवर डिफरेंट इनकम लेवल्स एंड द टाइम पीरियड्स, ये डिफरेंट इनकम लेवल्स और टाइम पीरियड्स पे वेरी कर सकते हैं। डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री में हैव डिफरेंट वाइडली वैल्यूज फॉर सम गुड और सेम गुड, जो अलग अलग रीजन, जो अलग अलग जगह हैं वहां पे जो इसकी वैल्यू है वो सेम ही पड़ती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मींस जो इनकम के ऊपर डिपेंड करती है।